गुड मॉर्निंग सर। हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या आप बहुत लेट आए? सर 11 बजे की क्लास, वो कलाम सर की क्लास खत्म हुई है अभी। तो कलाम सर की क्लास कहाँ थी यार अभी यार? थी सर। कब से कब तक थी? 10:40 से थी। अच्छा, 10:40 से उन्होंने की होगी यार, उन्होंने लेट कर ली थोड़ी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। हाँ, पिछली क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हम्म। पिछली क्लास बोलो। सर आपने फिर रिटर्न भेजा था ना 10 बजे, नहीं 11 बजे, तो हमको ऐसा लगा 11 बजे क्लास लगेगी। हाँ, तो 11 बजे का ही तो था बेटा। 11 बजे। 11 बजे का था। हाँ, 11 बजे का भेजा था मैंने। वो क्या है एक्चुअली, वो इधर से उधर हो गया था। वो जो थर्ड सेम वाला था ना, उसकी लिंक आपके हाँ। इसमें सेंड हो गई थी। वो जो 10 बजे वाला था ना, अच्छा। वो थर्ड सेम वाला था, है ना। चलो ओके ठीक है। सर। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में कर रहे थे? स्पेसिफिकेशन के बारे में ना। हाँ सर। तो नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। यस सर। उसमें हम जो कितने तीन तीन 6 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। अब हाँ सेवन्थ सर। पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। किस में चल रहा है बेटा? स्पेसिफिकेशन। हमने देखो इधर मैं बता देता हूँ, कल हमने स्पेसिफिकेशन देखा था। हाँ स्पेसिफिकेशन क्या सर। होता है उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, ठीक है ना। ठीक है, इसमें 5 से 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम यस। नेसेसिटी मतलब उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत क्या है स्पेसिफिकेशन की, वो चीज़ हम देख रहे थे ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट देखते हैं हम। ठीक है, कि जैसे मैं अगर बात करूँ कि जो मेरा वर्क है उसका जो रेट है वो किसके बेसिस पे क्लियर होता है? स्पेसिफिकेशन के। उसके अंदर क्या क्या पहले भी डिस्कस किया था मैंने कि एज द, दिख रहा है ना क्लियर? रेट हाँ सर ऑफ, देखा। रेट ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन। हमें पता है कि जो हमारा वर्क का जो रेट है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? स्पेसिफिकेशन के ऊपर, इस पे। ठीक है ना। तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कैलकुलेशन जो करेगा सारा वो स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे कैलकुलेट द रेट ऑफ वेरियस आइटम के, हर एक आइटम की जो रेट रहेगी, कीमत रहेगी, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकता है। आइटम ऑफ वर्क इन अ टेंडर टेंडर इन अ टेंडर with with his with rate of material and labor labor thus टेंडर। इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करो, मुझे बताओ। 10 टेंडर डॉक्यूमेंट विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क इज इनकम्प्लीट या फिर बोलूँ मैं, या फिर इनवैलिड, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब क्या, सब पढ़ के समझ सकते हैं? बताओ मुझे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, देखिए जो भी, सर हाँ हाँ बोलो। कैलकुलेट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स। देखो कि हमें पता है कि जो हमारा वर्क है वो उसकी जो रेट, उसकी कीमत जो डिसाइड होगी वो किसके बेसिस पे होगी? स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है स्पेसिफिकेशन। ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, कैसे उदाहरण के लिए लेता हूं, जैसे आप एक छोटा सा ऑफिस बनवाना चाह रहे हो ना, एक रूम तैयार करवाना हाँ चाह रहे सर। हो, तो उसमें आप जितने ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दोगे उतनी रेट बढ़ती जाएगी, है ना। यस सर। और आप बोल दो कि नहीं बस मुझे तो सिंपल ढांचा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए उसके अंदर, और कोई भी ना उसमें प्लास्टरिंग चाहिए, सिंपल ब्रिक वर्क होना चाहिए, और आप फ्लोरिंग वर्क होना चाहिए, ना उसमें टाइल वर्क करवाया आपने, ना प्लास्टरिंग करवाई, ठीक है, ठीक है यस। ना, ना आपने पुताई करवाई, कोई भी काम नहीं करवाया आपने, पेंट वगैरह कुछ नहीं करवा रहे हो, तो वो मतलब इतनी स्पेसिफिकेशन कम हो गई उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेट कम हो गई। मतलब आपने बोला कि मुझे फुल फर्निश्ड चाहिए,
तो वहाँ पे और भी स्पेसिफिकेशन बढ़ गए आपके हॉल में, रूम में, तो वहाँ पे उसकी कीमत और बढ़ गई, ठीक है ना। तो रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो वर्क है आपका, हाँ, वर्क की जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए ए कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट द रेट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इन ए टेंडर, ठीक है ना। ताकि वो इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर भी क्या कर सकता है, अपने जो रेट है सारे अलग अलग आइटम के, वो जो काम कर रहा है उसमें उसका जो टेंडर है उसमें वो सारे आइटम की रेट को कैलकुलेट कर सकता है विथ रेट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। किसके बेसिस पर, मटेरियल्स की जो रेट है उसके बेसिस पर, और जो जो स्पेसिफिकेशन है उसके बेसिस पर, ठीक है। मटेरियल्स एंड लेबर, द टेंडर डॉक्यूमेंट विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क इज इनकम्प्लीट और इनवैलिड। इसीलिए बोलते हैं कि जो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट होता है ना बेटा, टेंडर के, आपने टेंडर टॉपिक पढ़ा था, बताया था मैंने, टेंडर डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें अगर स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट कैसा है, इनकम्प्लीट है, या फिर बोलूँ वो कैसा है, या फिर इनवैलिड बोल सकता हूँ, ठीक है ना, कि उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर उसमें स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है तो, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट देखता हूँ मैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन जो है हमारा वो मेजरली किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, कि क्या क्या जो चीज़ें हैं, मुझे मटेरियल है, आइटम है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसकी क्या क्वालिटी है। देखो स्पेसिफिकेशन उसकी रिक्वायरमेंट एज वेल एज उसकी क्वालिटी दोनों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट एज वेल एज क्वालिटी दोनों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ स्पेसिफिकेशन, दिख रहा ना क्लियर, हाँ सर जी। ऑफ वर्क are required to describe क्या क्या डिस्क्राइब करता है बेटा, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है ना, यस सर। ऑफ डिफरेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। यस सर। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी वर्ड को क्या कर सकता है, डिफाइन करता है, ठीक है ना। ठीक है, ओके। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ कंस्ट्रक्शन वर्क and is one of the essential मतलब क्या होता है बेटा, एसेंशियल मतलब जरूरी, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट, एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। Thus a contractor can make a program to procure material required for a project and avoiding dispute। ओके, ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करो और क्या कहना चाह रहे हैं ये समझने की कोशिश करो, बताओ मुझे। आवाज आ रही बेटा? हाँ सुना। देखो स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, ठीक है ना, कि जो वो कोई भी वर्क है उसका स्पेसिफिकेशन जो है वो किस लिए ज़रूरी होता है, वो डिस्क्राइब करने के लिए होता है, किस चीज़ को, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये मेन, हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑफ डिफरेंट मटेरियल फॉर ए कंस्ट्रक्शन, किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए जो डिफरेंट मटेरियल है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। वर्क एंड इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, और इसी को मैं बोल सकता हूँ जो मेरा स्पेसिफिकेशन है ये सबसे एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी हो जाता है, इनको अगर इनकी क्वालिटी
और इनकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ठीक है ना। Thus, a contractor can made a program to procure materials required for a project and avoiding dispute, ठीक है ना। मतलब किसी भी तरह की बाधा को अवॉइड करते हुए, मतलब कोई भी बाधा ना आए, कोई भी दिक्कत नहीं आए, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर पहले से क्या कर सकता है, अगर उसको जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसकी फाइल में सारी चीज़ उसको पहले से मेंशन है, मिल गई, तो वो क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसका काम करते समय उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसी स्पेसिफिकेशन मेंशन है मटेरियल की, आइटम की क्वांटिटी वगैरह, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्रोग्राम जो उसका प्रोजेक्ट है वो एडजस्ट कर लेगा। इतनी बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे। यस सर, आ गया। ठीक है, कि उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो स्पेसिफिकेशन अगर मेंशन है बाकायदा अच्छे से, तो वो उसको देखकर उसके प्रोग्राम को सुचारू रूप से चला सके, मतलब उसमें कोई भी डिस्प्यूट ना हो, ठीक है ना, यस सर। कोई भी डिस्प्यूट ना हो। ठीक, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब जो बात करेंगे हाउ टू राइट स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, कि स्पेसिफिकेशन लिखते कैसे, मेंशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अगला तो हेडिंग है मेरा हाउ टू राइट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, हाउ टू राइट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, इस जो स्पेसिफिकेशन लिखता हूँ मैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखता हूँ बेटा, मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, कि जो भी मटेरियल है उसका डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये होगा। अब मटेरियल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ लिखूँगा मैं, बता सकते हैं आप? अगर मैंने बोला कि आप क्वांटिटी, वेरी गुड, और उसका रेट। सर क्वांटिटी में रेट आ जाता है ना? क्वांटिटी में रेट नहीं आता बेटा, क्वालिटी में भी नहीं आता है, फिर? क्वांटिटी में भी नहीं आता है बेटा। क्वांटिटी तो मात्रा है, मतलब जैसे आपको एक हाँ हाँ एक ट्रॉली, 2 ट्रॉली, कितना ट्रॉली चाहिए, हाँ है सर। ना। जिस भी यूनिट में आप नापते हैं, चाहे वो क्यूबिक फीट में नापो आप, या फिर क्यूबिक मीटर में नापो, जिब में नापते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी चाहिए वो होता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या देते हैं बेटा हम, लिख देता हूँ मैं, द क्वालिटी क्वांटिटी एंड साइज़। बेटा साइज़ भी तो हो सकता है, जैसे आपको एग्रीगेट चाहिए, आपको अगर डिस्क्रिप्शन में ये पता नहीं है, अगर जैसे मैंने आपको एक टेंडर दिया है, काम दिया, उसमें मैंने एग्रीगेट कौन सा यूज़ करना मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, तो आप क्या पता, आप हो सकता है आप 20 mm की जगह 40 mm वाला एग्रीगेट ला के लगा दो, है ना। तो मेरा तो वर्क बेकार हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि जो आपका जो भी मटेरियल है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एन आइटम ऑफ वर्क शैल बी फुली मतलब पूरी तरह से, फुली डिस्क्राइब्ड फॉर चेकिंग अप एट साइट अकॉर्डिंग टू। ये अगली बात जो लिख रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ से एन आइटम से ना, अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग प्रोवाइडेड इन द स्पेसिफिकेशन ठीक है। द proportion of mixing
treatment of material if required before use shall be clearly डिस्क्राइब। ठीक है ना। चलो इस चीज़ को यहाँ तक मैंने बताया था। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मटेरियल का जो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है ना। ठीक है, तो इन चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है। अगला जो एन आइटम ऑफ वर्क शैल बी फुली डिस्क्राइब, कि कोई सा भी काम का जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो आइटम यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको पूरी तरह फुली डिस्क्राइब करना होता है फॉर चेकिंग अप एट द साइड अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग प्रोवाइडेड। ठीक है, कि उसमें उसकी बाइंडिंग मतलब क्या होता है, किस चीज़ के साथ किसको मिक्स किया जा रहा है, उसकी बाइंडिंग कहाँ की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका सारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, ताकि साइड पे उसको चेक किया जा सके कि कौन सी बाइंडिंग के लिए वो सूटेबल है। ठीक है ना। इन द स्पेसिफिकेशन द प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सिंग और ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड बिफोर यूज वी शैल बी क्लियरली डिस्क्राइब। ठीक है। अब उसमें एक चीज़ जो दी कि कोई सा मटेरियल ऐसा है जो यूज़ करने से पहले उसको ट्रीट करना, ट्रीट मतलब तैयार करना। उसको हो सकता है कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेंड यूज़ कर रहे हो तो सेंड को यूज़ करने से पहले उसको ट्रीट करना मतलब तैयार करना, मतलब साफ़ करना। ठीक है ना। उसका ग्रेडिंग निकालना, ये सारी चीज़ें करके और उसके बाद यूज़ करना। ठीक है ना। अगर किसी मटेरियल को ट्रीट करने के बाद यूज़ करना है तो वो भी उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। यस सर। समझ रहे बात को। ठीक है। यस सर। दूसरा वर्कमैनशिप। दूसरा जो आएगा मेरा वर्कमैनशिप। ठीक है ना। अब वर्कमैनशिप में क्या होगा, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। वर्कमैनशिप सुना है कभी। वर्कमैनशिप में सारी प्रोसेस आ जाए कोई काम को शुरू करने से पहले। ठीक है, जितनी भी गतिविधियाँ, हाँ, कि जैसे जो भी मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो मतलब आपका ह्यूमन बींग द्वारा करवाई जाए, है ना, उसमें मटेरियल का कोई रोल नहीं होता। आइटम ह्यूमन बींग भी एक क्या है आपका, ह्यूमन बींग का भी स्पेसिफिकेशन एक प्रकार से दिया जाता है कि भैया इतने % लेबर, इस टाइप का लेबर इतना लगेगा। ठीक है, ये जैसे 5 स्किल लेबर है, 5 अनस्किल लेबर है, सारी चीज़ें होती है ना कंसिडर। ठीक है ना। तो उसी तरह वर्कमैनशिप में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा वर्कमैनशिप का, जिसमें मेथड जो यूज़ होगी, चाहे वो मेथड जो आपका लेबर लग रही है मिक्सिंग के लिए लग रही है। ठीक है, और लेयरिंग के लिए लग रही है। लेयरिंग मतलब बराबर करना, समांतर करना। प्रिपरेशन ऑफ बेस, ठीक है, सरफेस को बेस को प्रिपेयर करने के लिए लग रही है। ठीक है। और अगर मिट्टी ढीली है, मिट्टी आपने कोई जगह खाली थी तो आपने वहाँ पे मिट्टी डलवाई, तो उसको फिल करने के लिए, उसको कंपैक्ट करने के लिए, कंपैक्ट मतलब दबाना, मशीन से दबाना। ठीक है, और उसको फिनिशिंग देना। ठीक है, साथ ही साथ अगर कार्य चल रहा है तो उसकी क्यूरिंग करना। ये सारी चीज़ें जो है वर्कमैनशिप में आती है आपकी। ठीक है ना। ठीक है, तो वर्कमैनशिप में क्या क्या आएगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, मेथड ऑफ लेइंग, कि किस टाइप का मेथड यूज़ करना लेइंग के लिए, मेथड ऑफ लेइंग। ठीक है, और इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बेस और स्ट्रक्चर, सरफेस, प्रिपरेशन ऑफ बेस और सरफेस। दोनों पॉइंट समझ में आए। हाँ सर। थर्ड है कंपैक्शन। ठीक है, अगला है फिनिशिंग। ठीक है, एंड क्यूरिंग। ठीक है ना। यस सर। क्यूरिंग etc। ठीक है, तो ये जो वर्कमैनशिप में क्या होगा मेरा मेजरली क्या जो कुछ प्रोसेस है जो कि मैन पावर द्वारा होगी, मतलब फुलफिल होगी या कंप्लीट होगी। जैसे मेथड ऑफ लेइंग, किस तरह से ले करना है, प्रिपरेशन ऑफ बेस ऑफ सरफेस। ठीक है,
तो जो सरफेस है उसका बेस तैयार करना, कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना उसका बेस तैयार करना। उसके बाद अगर वहाँ पे सोइल आपने, अगर हो सकता है गड्ढे जैसी ज़मीन थी, आपने सोइल की वहाँ फिलिंग कराई होगी तो उसका कॉम्पेक्शन करना, ठीक है ना। या फिर आपने स्ट्रक्चर में फिलिंग कराई है तो उसका कॉम्पेक्शन करना, फिनिशिंग देना, ठीक है। और कोई स्ट्रक्चर चल रहा है काम तो उसकी क्योरिंग करना, ये सारी चीज़ किस में आती है, आपकी वर्कमैनशिप में आती है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हेलो। अब जो तीसरा बात करेंगे हम वो करेंगे, बेटा ये क्या नोटिस आ गया है शायद वो लास्ट 10 मिनट का, तो कभी भी एंड हो जाए तो फिर आप कन्फ्यूज मत होना है ना, फिर अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके सर। टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। अच्छा, टूल्स और प्लांट्स, सर इससे टूल्स तो कौन कौन से टूल्स यूज हाँ, करेंगे? वेरी गुड। द टूल्स एंड प्लांट्स टू बी एंगेज टू कैरी आउट ए वर्क शैल बी डिस्क्राइब, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो भी टूल्स और जो भी प्लांट्स यूज़ किए जा रहे हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वर्क के लिए हेल्पफुल रहेंगे, उन सबको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसको, सामने वाले को, जब उसका स्पेसिफिकेशन दे रहा है तब, ठीक है ना। सर प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स मतलब जैसे आपने देखा होगा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ पर ब्रिक का, खुद का ब्रिक भी उस प्लांट में तैयार कर लेते हैं, वो फ्लाई ऐश बनाना है, ठीक है ना। जैसे फ्लाई ऐश वाली ब्रिक होती है ना, सीमेंट वाली ब्रिक, वो ब्रिक भी वहीं तैयार करवा देते हैं वो। साथ ही साथ वहाँ पे कंक्रीट के लिए भी एक प्लांट बहुत वो बड़ा वाला प्लांट सेटल कर देते हैं ना वो, तो उससे कंक्रीट बना के उसको सप्लाई कर दिया जाता है पूरी साइट पे डालने के लिए, ठीक है ना। तो प्लांट्स की कैटेगरी में टूल्स एंड प्लांट्स टू बी, ठीक है, एंगेज टू कैरी आउट ए वर्क शैल बी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑपरेशन एंड व्हेन टू बी सप्लाइड शैल बी स्टार्टेड, ठीक है ना। कि आपको जितने भी टूल से औजार है वो कौन सा औजार कब सप्लाई करना, कौन सा प्लांट कब चालू करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ भी डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक है। और किसको कहाँ से क्या सप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। तो लिख देता हूँ इसमें मैं आपका, द टूल्स एंड प्लांट्स टू बी engaged to carry out a work shall be described, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, द मेथड ऑफ ऑपरेशन, एंड टू हुम मतलब किसको, टू हुम यस सर। इट टू बी सप्लाई, ठीक है ना। कि किस समय ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे ऑपरेशन उसका, कौन से मेथड से ऑपरेशन किया जा रहा है, किस टूल का किस, और उसके साथ साथ कौन से टूल का है, कौन से प्लांट्स का, कौन से आइटम का किसको किस समय ज़रूरत पड़ रही है। टूल्स मतलब हो सकता है मशीनरी टूल हो रहा है या फिर हैंड ऑपरेटेड टूल्स हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। किसको कहाँ कब ज़रूरत पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग उसको सप्लाई करना, ये सारी चीज़ इसकी कैटेगरी में आती है, ठीक है।